नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जीआईबी के पेपर 2 के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री अ कंपनी दैट मेंटेन्स अ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी विल टेंड टू हैव अ। कोई ऐसी कंपनी है जो कि अपनी जो पीयर कंपनीज हैं, बाकी कंपनीज उस सेक्टर में है, उनसे ज़्यादा कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी रखती है, तो उसका उसके बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा। अब इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्रेटर परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी, या फिर ग्रेटर रिस्क ऑफ नीडिंग टू सेल करंट एसेट टू रीपे डेप्ट। क्या उन्हें करंट एसेट बेचने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने डेप्ट को रीपे करने के लिए। या फिर तीसरा है कि हायर रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट फिक्स्ड एसेट। फोर्थ है हायर टोटल एसेट टर्नओवर। तो पहले समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी क्या होती है। दो तरह की वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हो सकती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या कंजर्वेटिव या फिर एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब जहां पर कंपनी हाई रिस्क लेने को तैयार है और हाई रिटर्न ले रही है। कंजर्वेटिव जैसे थोड़ा सा लो रिस्क पे काम करने की तरीका। अब कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो मीट की जाती हैं जो लॉन्ग टर्म जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं उनसे शॉर्ट टर्म की नीड्स को मीट कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि करंट रेशियो करंट एसेट का फिक्स एसेट के कंपैरिजन में रेशियो ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर अ फर्म रिक्वायर्स। तो किसी फर्म के लिए कितना अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल होगा, उसको चेक करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इवेल्युएटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द वेरियस लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड द टाइप ऑफ डेप्ट यूज टू फाइनेंस दीज एसेट। सेकेंड है चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। थर्ड है मेंटेनिंग शॉर्ट टर्म डेप्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल बिकॉज इट इज़ ऑर्डिनरी मोर एक्सपेंसिव देन लॉन्ग टर्म डेप्ट। फोर्थ है ऑफसेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि जब भी वर्किंग कैपिटल एसेस की जाती है अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट, तो जो अलग अलग मेथड्स हैं वो ये चेक करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी फर्म को, उतनी ही वर्किंग कैपिटल दी जाए ताकि टेक्निकली जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन ना आए। कि टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का मतलब कि अगर कभी ऐसा हो कि शॉर्ट टर्म में जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए, ऑब्लिगेशंस जो फर्म के हैं उनको मीट करने के लिए उतनी वर्किंग कैपिटल ना हो, तो ऐसा ना हो, एडिक्वेट उनको वर्किंग कैपिटल मिल जाए, उनको फाइनेंसिंग एडिक्वेट हो जाए, उसी के लिए उसी हिसाब से इसको डिटरमाइन किया जाता है। उसके लिए अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड मेथड, तो ये सारे हैं। ऑफसेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। सबसे सही आंसर इसमें यही है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द accounts of the firm. These are included in the miscellaneous item for recording purpose. This is done because of the use of। तो कई सारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, कई सारे अकाउंटिंग के जो नियम हैं, उनके हिसाब से जब काम किया जाता है तो वहाँ पर ये है, कई तरह के हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन अलग अलग जो दे रखे हैं, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये चारों अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो मान की जाती हैं, जिनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब होता यह है कि जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा फ़र्क कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में नहीं पड़ेगा, तो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। इसीलिए इनको क्या है, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेपरेटली रिकॉर्ड ना करके, मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द अकाउंट ऑफ फर्म, दीज आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस आइटम। तो उनको उठा के मिसलेनियस आइटम में छोटी छोटी चीज़ों को डाल दिया जाता है, क्योंकि इनसे ओवरऑल जो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑब्जर्व्ड एट द रिकॉर्डिंग स्टेज एंड नॉट द रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ऐसे कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिकॉर्डिंग स्टेज पे ऑब्जर्व किए जाते हैं जबकि रिपोर्टिंग स्टेज पे नहीं किए जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टेज पे अब इसमें ऑप्शन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्डिंग स्टेज पर ही ऑब्जर्व की जाएंगी और रिपोर्टिंग स्टेज पर नहीं की जाएंगी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। रिटर्न्स ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ अ फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू एंड डेबिटेड टू। तो कौन से अकाउंट, अगर कोई सेल्स रिटर्न आती है, कोई कस्टमर अपना कोई सामान रिटर्न करता है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगी फर्म। तो उसके ऑप्शंस हैं कि कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और डेबिट किया जाएगा सेल्स रिटर्न को। सेकंड है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाएगा। तो इसमें साथियों ऐसे ही 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न का जो हमारा अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखें कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे जब भी कोई रिटर्न होता है, कोई सामान, कोई कस्टमर, कोई सेल्स रिटर्न आती है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। तो कोई ऐसी एंट्री है जो लेफ्ट साइड में आती है नॉमिनल अकाउंट के, तो वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शंस हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, बी है ओनली इनकम, सी है इनकम और गेन, डी है एक्सपेंसेस और लॉस। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, एक्सपेंसेस और लॉस की जो एंट्री होगी वो लेफ्ट साइड ऑफ नॉमिनल अकाउंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फर्म हैज़ been following the straight line method of the depreciation, it should continue to follow the same rather than changing to the written down value method. This is due to convention of materiality, convention of conservatism, convention of account of full disclosure, convention of consistency. तो जो अलग अलग कन्वेंशंस हैं जो अकाउंटिंग के, उनके हिसाब से इसमें ये कहा गया है अगर कोई फर्म ऐसी है जो डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो भी प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग है उसमें जो एसेट्स हैं कंपनी के, उसमें डेप्रिसिएशन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, जिनमें से एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रही है तो उसको आगे भी स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ उसकी अकाउंटिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी। जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। और ऐसा कहाँ के किस कन्वेंशन के तहत है, ये है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि ये कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहनी चाहिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कॉन्सेप्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जहाँ पर एक तो रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि कैश रिसीव हो गया है या फिर एक ऑब्लिगेशन है किसी के ऊपर कि उसको कैश देना है, यानी कि फर्म के पास कैश रिसीव, फर्म के पास राइट है कि वो कैश रिसीव करेगी, या फिर पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इनको ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इनमें डिस्टिंक्शन करता है। तो ऑप्शन ए है रियलाइजेशन सिस्टम, बी है कैश कॉन्सेप्ट, सी है एक्यूरल कॉन्सेप्ट और डी है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। इसको आप याद रखें, एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टिंक्शन करता है राइट टू रिसीव और रिसिप्ट ऑफ कैश में। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड डैश क्लोजिंग एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ओपनिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। तो कोई भी ऐसी एंट्री जो दोनों साइड में रिकॉर्ड हो रही है कैश बुक के, डेबिट क्रेडिट में दोनों तरफ हो रही है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे, क्योंकि वो खुद को ही कॉन्ट्रा एक तरह से होगी, कॉन्ट्रास्ट उनमें हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री उसको हम कहेंगे जो सेम अमाउंट दोनों साइड में अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी, फर्म डिपॉजिट वन चेक विद द बैंक, द एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज टू वुड बी मेड फर्स्ट बाई डैश एंड सेकेंड बाई डैश। तो बैंक ने किसी पार्टी को इंटरेस्ट दिया, ठीक है, नेक्स्ट, और फर्म ने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो एक तरफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको और फिर फर्म ने चेक भी डिपॉजिट कर दिया है। तो इनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, पहली रिकॉर्डिंग कौन करेगा, सेकंड किस करे। तो क्योंकि पहले जो है इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि पहले इंटरेस्ट पे किया गया है बैंक के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। पहले फर्स्ट एंट्री जो होगी वो बैंक के द्वारा की जाएगी और सेकंड जो है वो फर्म के द्वारा। द एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज टू वुड बी मेड फर्स्ट बाई बैंक एंड सेकंड बाई फर्म। तो पहले बैंक की एंट्री होगी फिर फर्म की एंट्री होगी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आएंगे।